नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर की सीरीज में आज का हमारा लेक्चर बसव जयंती पर है। देखते हैं कि बसव जयंती क्या है। बसव जयंती क्या है नहीं, बसवेश्वर जो महाराज थे उनके जयंती के बारे में यहाँ पे बताया गया। देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने बसव जयंती के पावन अवसर पर जगत गुरु बसवेश्वर को श्रद्धांजलि दी, जिन्हें बसवण्णा के नाम से भी जानते हैं। देखते हैं कि बसव के बारे में परिचय में देखते हैं कि बसवेश्वर का जन्म 1131 ईस्वी में बागेवाड़ी कर्नाटक का अविभाजित बीजापुर जिला में हुआ था। ये 12वीं सदी के एक कवि और दार्शनिक थे जिन्हें विशेष रूप से लिंगायत समुदाय में विशेष महत्व एवं सम्मान प्राप्त है, क्योंकि लिंगायतवाद के संस्थापक थे। कौन? तो बसवेश्वर। लिंगायत शब्द का आशय एक ऐसे व्यक्ति से है जो दीक्षा समारोह के दौरान प्राप्त लिंग को शरीर पर व्यक्तिगत रूप से धारण करता है, जिसे भगवान शिव के एक प्रतिष्ठित रूप मानते हुए धारण किया जाता है। कल्याण में कलचुर्य राजा बिज्जल ने अपने दरबार में बसवेश्वर को प्रारंभिक चरण में एक कर्णिका अर्थात लेखाकार के रूप में और बाद में प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया था। ठीक है, ये अपने ध्यान रखेंगे कि राजा के दरबार में एक लेखाकार और बाद में प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए थे। ठीक है, इनकी मुख्य शिक्षाएं की बात करें तो उनका आध्यात्मिक अनुशासन अरिबू का अर्थ होता है सच्चा ज्ञान, आचार मतलब सही आचरण, और अनुभव अर्थात दिव्य अनुभव के सिद्धांतों पर आधारित है। अर्थात 3 चीज़ें हैं, सच्चा अनुभव, सही आचरण और दिव्य अनुभव। ये हो गए अर्थात अरिबू, आचार और अनुभव, ये 3 शब्द यहाँ पे लिया गया, जिसने 12वीं सदी में एक सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक क्रांति को जन्म दिया। देखते हैं कि सामाजिक क्षेत्र में इनका क्या योगदान है। ये सामाजिक आर्थिक सिद्धांत इनका क्या है? बसवेश्वर ने 2 महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक सिद्धांत दिए। कायाक अर्थात ईश्वरीय कार्य। इसके अनुसार उन्होंने बताया कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ करनी चाहिए। ठीक है, इन्होंने कायाक, एक ई वर्ड है, इसी को हम बार बार कहते हैं कीवर्ड है ये। कायाक शब्द का प्रयोग हुआ है, तो आप प्रीलिम से पूछा सकता है कायाक किससे संबंधित है। इसके अनुसार समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपने पसंद के कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। एक है दसों मतलब समान वितरण, समान काम के लिए समान आय होनी चाहिए। कार्य आज हमारे संविधान में भी इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन होनी चाहिए। कार्यकर्ता कायकजीवी को बोला गया है। अपनी मेहनत की कमाई से अपना दैनिक जीवन व्यतीत कर सकता है, लेकिन उसे धन या संपत्ति को भविष्य के लिए सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है, और अधिशेष धन का उपयोग समाज और गरीब के हित में करने चाहिए। आपको पता होगा कि महात्मा बुद्ध ने भी इस बातों को कहा है कि धन का संचय नहीं करना चाहिए। वही बात यहाँ पे बता रहे हैं कि धन संपत्ति को भविष्य के लिए सुरक्षित नहीं रखना चाहिए और अधिशेष धन का उपयोग समाज और गरीबों के हितों में करना चाहिए। उन्होंने अनुभव मंडल की स्थापना की थी, उनके बारे में देखते हैं। अनुभव मंडल क्या था? देखिए, मंडप है अनुभव मंडप। बसवेश्वर ने अनुभव मंडप की स्थापना की, जो व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ धार्मिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों के सहित सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्तर की मौजूदा समस्याओं पर चर्चा करने हेतु सभी के लिए एक समान मंच था। मतलब उस समय का जो कोई समस्या होती थी वह अनुभव मंडप के द्वारा चर्चाएं की जाती थी। उसको उस समय के संसद की संज्ञा दी गई थी। देखते हैं, इस प्रकार यह भारत की पहली और सबसे महत्वपूर्ण संसद थी। अब ध्यान रखना, यहाँ पर टर्मिनोलॉजी का ध्यान रखना है कि संसद का पहली बार उपयोग कहाँ हुआ था? अनुभव मंडप ही था, जो बसवेश्वर के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, जहाँ शरणों अर्थात कल्याणकारी समाज के नागरिक, शरणों का अर्थ होता है कल्याणकारी समाजों के नागरिक के साथ एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के समाजवादी सिद्धांतों पर चर्चा की। आपको पता होना चाहिए कि 1100 ईस्वी के समय भी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात की जा रही है। ठीक है, हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने बसव कल्याण में नए अनुभव मंडप की आधारशिला रखी। ध्यान रखना है, कर्नाटक सरकार ने इसके लिए इनिशिएटिव लिया है कि नए अनुभव मंडप का आधारशिला रखी है वहाँ पे। नेक्स्ट है USA यूनाइटेड स्टेट रो बनाम वेड केस 1973 का है। ये गर्भपात के संबंधित ये कानून ये केस है। देखते हैं क्या होता है कि हाल ही में राजनीतिक पत्रकारिता कंपनी पॉलिटिको द्वारा की गई एक जानकारी से पता चलता है कि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1973 के ऐतिहासिक फैसले रो बनाम वेड 1973 को पलटने का निर्णय लिया, जिसने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बना दिया था। इसका कहना यह है कि जो 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दिया था, वह उसको अब पलट रहा है, उस चीज़ को अब
संवैधानिक अधिकार बना दिया था, उसको अब बातों को पलट रहा है। देखते हैं क्या है रोड बनाम फैसला, मतलब कि 1973 में इसका फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने क्या दिया था। वर्ष 1973 में रो बनाम वेड के ऐतिहासिक फैसले में संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बना दिया। मतलब उस समय जो है गर्भपात के अधिकार को संवैधानिक बताया, जो दुनिया भर में गर्भपात कानूनों के लिए एक बेंचमार्क स्थापित हो गया। अर्थात जो अमेरिका ने इनिशिएटिव लिया वो दुनिया भर के लिए एक सोचने की बात हो गई कि हमें भी इसको अपनाना चाहिए, बेंचमार्क स्थापित हो गए। इस मामले में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने कई राज्यों में उस समय जो है इस मामले में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने कई राज्यों में गर्भपात को अवैध बनाने वाले कानून को रद्द कर दिया। जो गर्भपात को अवैध मानता था उसको उस कानून को रद्द कर दिया और फैसला सुनाया कि गर्भपात को भ्रूण की व्यवहार्यता के बिंदु तक अनुमति दी जाएगी। गर्भपात को भ्रूण की व्यवहार्यता का मतलब है उसके समय बिंदु तक अनुमति दी जाएगी, यानी वह समय जिसके बाद भ्रूण गर्भ के बाहर जीवित रह सकता है। इसे देखते हैं कि ये समय सीमा क्या थी। रो के फैसले के समय भ्रूण की व्यवहार्यता लगभग 28 सप्ताह मतलब 7 महीने थी। अब विशेषज्ञ इस बात से सहमत है कि दवाइयों की प्रगति ने अब जो मेडिसिन का डेवलपमेंट हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, उसके माध्यम से सीमा को 23 माह अर्थात 24 सप्ताह 23 या 24 सप्ताह या 6 महीने या थोड़ा कम तक ला दिया है। ठीक है, ये चीज़ें अब देखते हैं कि अभी गर्भपात संबंधी बहस क्या चल रही, बहस क्यों है अभी इस पर। देखिए, गर्भपात पर बहस प्रेरित गर्भपात की नैतिक, कानूनी और धार्मिक स्थिति को लेकर चल रही है। नैतिक भी है, कानूनी भी है और धार्मिक तो है, सबसे ज़्यादा धार्मिक हो जाती है। कई पश्चिमी देशों में बहस में शामिल पक्ष स्ववर्णित में प्रो चॉइस और प्रो लाइफ है। देखते हैं प्रो चॉइस और प्रो लाइफ क्या होता है। देखिए, प्रो चॉइस गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए एक महिला की पसंद पर जोर देती है। प्रो चॉइस गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए महिला की पसंद पर जोर देता है कि महिला क्या चाहती है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन इसके विपरीत जो प्रो लाइफ स्थिति माँ और भ्रूण दोनों की मानवता पर जोर देती है। इसमें यह तर्क दिया जाता है कि भ्रूण कानूनी संरक्षण के योग्य मानवीय व्यक्ति है। जो भ्रूण है उसको कानूनी संरक्षण दिया जाना चाहिए और वह मानवीय व्यक्ति के समान है, उसका ये कहना है। तो आप समझ गए कि प्रो चॉइस और प्रो लाइफ में क्या। प्रो चॉइस का मतलब हुआ कि वो माँ डिसाइड करेगी कि हमें जो है भ्रूण का हत्या करनी है या फिर जो गर्भपात करवानी या नहीं करनी। लेकिन प्रो लाइफ का कहना है कि माँ और भ्रूण दोनों है वो मानव के समान है, मानवता पे जोर दिया जा रहा है और भ्रूण संरक्षण का योग्य माना जा रहा है। वर्तमान मामला क्या है, क्यों ये विवाद में, उसको देखते हैं कि वर्तमान मामला क्या है। वर्तमान मामला गर्भपात पर मिसीपीसी कानून को चुनौती देने से संबंधित है। वर्तमान मामला गर्भपात पर मिसीपीसी कानून को चुनौती देने से देखते हैं। वर्ष 2018 में मिसीपीसी राज्य ने 1973 के फैसले को सीधी चुनौती देते हुए 15 सप्ताह के बाद अधिकांश गर्भपात पर प्रतिबंध लगा दिया। मिसीपीसी जो है स्टेट है वहाँ के, उन्होंने कहा कि जो 1973 का जो कानून है वो फैसले को नहीं माना और बोला कि 15 सप्ताह के बाद अधिकांश गर्भपात पर प्रतिबंध लगेगा। ये मानना था उनका, 15 सप्ताह के बाद अधिकांश गर्भपात पर प्रतिबंध लगेगा। जो इन्होंने कितने गर्भ तय कर रखा था, 28 सप्ताह इन्होंने तय कर रखा था। ठीक है, उन्होंने बोला 15 सप्ताह के पश्चात जो है आप गर्भपात नहीं करा सकते हैं, उन्होंने ये बताया। आगे है वर्ष 2019 में मिसीपीसी में हार्ट बीट नामक गर्भपात कानून, उन्होंने गर्भपात कानून बनाया, पारित किया था, जो कि एक और भी अधिक प्रतिबंधात्मक उपाय था। उसी के संबंधित एक और प्रतिबंधात्मक उपाय अपनाया गया। इसने भ्रूण की हृदय गतिविधि का पता चलने के बाद लगभग 6 सप्ताह अधिकांश गर्भपात पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, हार्टबीट में कहा गया कि भ्रूण के हृदय की धड़कन का पता चलने के बाद गर्भपात करने वाले चिकित्सकों को मेडिकल लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। अर्थात उन्होंने बताया कि जब भ्रूण का हार्ट बीट हो रहा होगा, अगर उस समय अगर उसका गर्भपात कराया जाता है तो उस चिकित्सा मेडिकल को लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इससे संबंधित भारत में गर्भपात संबंधी कौन कौन से कानून हैं। देखिए, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 312 के तहत गर्भपात एक अपराध माना गया। हालांकि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एमटीपी के तहत जो है 1971 और इसका संशोधन केवल अपराधीकरण के बाद की स्थिति का प्रदान करता है। हालांकि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 और इसका संशोधन केवल अपराधीकरण को अपवाद की स्थिति प्रदान करता है। एमटीपी अधिनियम 1971 कहता है गर्भावस्था के 20 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति देता है। एमटीपी जो है गर्भावस्था के 20 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति देता है। वही है ना, उन्होंने कहा कि एक दुनिया के लिए बेंचमार्क तैयार कर दिया। अमेरिका ने 27 सप्ताह तय किया तो इंडिया ने अपना 20 सप्ताह तक रखा।
ठीक है। लेकिन विशेष श्रेणी की गर्भवती महिलाओं को, जैसे कि जिसके साथ बलात्कार हुआ, अनाचार हुआ, प्रभावित के लिए वह जो है 2 पंजीकृत डॉक्टर की मंजूरी के साथ वर्ष 2021 में एक संशोधन के माध्यम से गर्भपात की सीमा को बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया। ठीक है, वो बढ़ा ही दिया गया है एटलीस्ट। ठीक है, ध्यान रखना। जिसके साथ बलात्कार, अनाचार हुआ वो डॉक्टर के साथ जो मिलके है वो अपना गर्भपात करवा सकता है, वो भी सीमा 24 सप्ताह के भीतर दिया गया। भ्रूण की विकलांगता के मामले में गर्भपात की कोई समय सीमा नहीं। भ्रूण की विकलांगता के मामले में गर्भपात की कोई सीमा नहीं, लेकिन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा स्थापित विशेषज्ञ डॉक्टरों के एक मेडिकल बोर्ड द्वारा इसकी अनुमति दी जाती है। ठीक है, भ्रूण में कोई दोष आ गया है, कोई विकार आ गया है, तो वो राज्य सरकार के एक मेडिकल बोर्ड के द्वारा, स्थापित बोर्ड के द्वारा जो है विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा अनुमति दी जाती है। नेक्स्ट है चावल के प्रत्यक्ष बीजारोपण, मतलब चावल के प्रत्यक्ष बीजारोपण। हाल ही में पंजाब सरकार ने चावल के प्रत्यक्ष बीजारोपण का विकल्प चुनने वाले किसानों के प्रति, मतलब कि जो किसान जो है चावल के प्रत्यक्ष बीजारोपण करेंगे, डायरेक्ट बीजारोपण करेंगे, उसको जो है प्रति एकड़ जो 1500 रुपये की प्रोत्साहन राशि घोषणा कीजिए। आप बताइए कि प्रत्यक्ष रोपण क्यों करने के लिए प्रोत्साहन राशि क्यों दिया जा रहा है, उसको भी इसमें देखना है। राज्य में 2021 में कुल धान या चावल क्षेत्र के, पंजाब की बात है। ठीक है, हाल ही में ये डीएसआर पूरे देश में लागू हो सकता है, लेकिन ये पंजाब सरकार ने इनिशिएटिव लिया है। जो किसान जो है जो व्यक्ति डीएसआर को अपनाएगा, डीएसआर टेक्नोलॉजी के अंतर्गत अपने चावल को उपजाएगा, उन्हें जो है प्रति हेक्टेयर 1500 रुपये प्रोत्साहन राशि की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी है। राज्य में वर्ष 2021 में कुल धान चावल का क्षेत्र 18% अर्थात 5.62 लाख हेक्टेयर था। डीएसआर के तहत जो है इतना क्षेत्र था, 5.62 लाख हेक्टेयर जो है डीएसआर के तहत खेती की जाती थी, जबकि सरकार ने इसे 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र करने का लक्ष्य रखा है। इसको बढ़ा के दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है डीएसआर के तहत खेती करने का। ठीक है, देखते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। अर्थात कोई तो जो पारंपरिक खेती होती है रोपाई के तहत, और तो डीएसआर को क्यों अपना रहे हैं लोग, सरकार भी इसके लिए प्रोत्साहन क्यों दे रही है। देखना है कि धान की रोपाई कैसे हो। देखिए, किसी धान की रोपाई में पहले धान के बीज बोकर नर्सरी तैयार किया जाता है। आपको पता होगा, पहले नर्सरी तैयार किया जाता है, फिर उसे पौधे को रूप में उसके बाद पौधे के रूप में उगाया जाता है। ठीक है, पहले होता है इसको, फिर उखाड़ करके दूसरे खेत में ले जाया जाता है, फिर वहाँ पे आप तो बिहेवियर में होगा इस चीज़ों, तो आप जान रहे होंगे किस तरह धान की खेती की जाती है। वही बता रहे हैं, किसान धान की रोपाई में पहले धान के बीज बोकर नर्सरी तैयार करते हैं, उसके बाद पौधों के रूप में उगाया जाता है। नर्सरी वाला क्षेत्र रोपाई किए जाने वाले क्षेत्र का 5 से 10% होता है। मतलब ये हुआ कि नर्सरी वाला क्षेत्र जो होता है, जितना हम रोपेंगे, जैसे कि अगर 20 एकड़ ज़मीन है तो उसका 5 से 10% में हमें क्या करना होगा, हमें रोपाई के लिए बीज बोना पड़ेगा, हमें नर्सरी तैयार करना होगा। ये फिर इन पौधों को जो है ये नर्सरी को 20 से 25 दिन बाद उखाड़ कर जल से भरे खेत में लगा दिया जाता है। वही है, 20-25 दिन बाद उखाड़ कर जल से भरे खेत में लगा दिया जाता है। अब देखते हैं कि ये डीएसआर क्या है। डीएसआर में क्या होता है, चावल का प्रत्यक्ष बीजारोपण कैसे। देखिए, इसमें क्या होता है कि डीएसआर में पहले से अंकुरित बीजों को अंकुरित किया जाता है। बीजों को अंकुरित ट्रैक्टर से चलने वाली मशीन द्वारा सीधे खेत में ड्रिल किया जाता है। ट्रैक्टर से चलने वाली मशीन के द्वारा खेत में ड्रिल किया जाता है। इसके लिए बीजारोपण के लिए एक विशेष प्रकार का मशीन बनाया जाता है। होता ट्रैक्टर ही है, विशेष प्रकार की मशीन से फिट करके ड्रिल किया जाता है। ठीक है, इस पद्धति में कोई नर्सरी तैयार या प्रत्यारोपण का शामिल नहीं होता, डायरेक्ट इसमें बीज बोया जाता है। इसमें किसानों को केवल अपनी ज़मीन को समतल करना और बुवाई से पहले सिंचाई करनी होती है। ठीक है, एक वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने का कोशिश करते हैं कि किस तरह जो है डीएसआर जो है काम करता है खेतों में। तो देखते हैं किस तरह इसका काम करता है। देखिए, एक वीडियो के माध्यम से देखते हैं। देखिए, उम्मीद है कि आप लोग वीडियो के माध्यम से चीज़ों को बेहतर तरीक़ों से समझ पाए होंगे। इस तरह से जो है डीएसआर जो है बिहार में भी इसका उपयोग किया जा रहा है किसानों को। ठीक है, देखते हैं डीएसआर की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। देखिए, बात वही, आप चीज़ों को वीडियो में सारी चीज़ों को बता भी दी गई कि जल की जो ज़्यादा भूजल की कमी भी हो रही है, उसको बढ़ावा देने के लिए जो है भूजल को स्तर को ठीक करने के लिए हमको डीएसआर को भी अपनाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें देखते हैं। धान की रोपाई के दौरान पहले
3 हफ्तों में जल की उचित मात्रा को सुनिश्चित करने हेतु दैनिक रूप से पानी देना पड़ता है। ठीक है, धान की रोपाई के दौरान पहले 3 हफ्तों में जल की उचित मात्रा को सुनिश्चित करने के हेतु दैनिक रूप से पानी देना पड़ता है। DSR के तहत पहली सिंचाई, ये तो पारंपरिक रूप से हो गया कि हम जब बोते रोपाई करते हैं तो पहले 3 हफ्तों में जल की उचित मात्रा सुनिश्चित करने हेतु पानी देना पड़ता है। लेकिन DSR के तहत पहली सिंचाई बुआई से पहले के अलावा बुआई के 21 दिन बाद की आवश्यक है। बुआई से एक बार करेंगे, उसके बाद 21 दिन बाद करेंगे। पंजाब कृषि विभाग के पिछले खरीफ सीजन 2021-22 के आंकड़ों के मुताबिक 31.45 लाख हेक्टेयर में बासमती धान की बुवाई हुई थी। ठीक है, अध्ययनों के अनुसार धान की किस्म के आधार पर 1 किलो चावल उत्पादन के लिए लगभग 3600 लीटर से 4135 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। अध्ययनों के अनुसार धान की किस्म के आधार पर 1 किलो चावल उत्पादन के लिए लगभग 3600 लीटर से 4125 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। लंबी अवधि की किस्मों के लिए यह पानी अधिक आवश्यकता हो सकती है। पंजाब में 32% क्षेत्र जो है लंबी अवधि के धान की किस्मों के अंतर्गत आता है, मतलब 158 दिनों वाली जो है लंबी अवधि की धान किस्मों के अंतर्गत आता है। और शेष धान उन किस्मों के अंतर्गत आता है जिसे विकसित होने से 120-140 दिन लगते हैं, ये ध्यान में रखना है। लेकिन अगर DSR कितना पानी बचा सकता है इसके बारे में ध्यान देते हैं। एक विश्लेषण के मुताबिक DSR तकनीक से 15 से 20% पानी बचाने में मदद मिल सकती है। कुछ मामलों में पानी की बचत 22 से 23% तक की जा सकती है। DSR के साथ पारंपरिक तरीकों से 25-27 बार सिंचाई के मुकाबले 15 से 18 बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना है कि जो पारंपरिक तरीके से धान की खेती होती है उसमें 25-27 बार सिंचाई की जाती है, जबकि DSR तकनीक के अंतर्गत मात्र 15 से 18 बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगर पूरी चावल की फसल को DSR तकनीक के दायरे में लाया जाए तो हर साल 810 से 1080 अरब लीटर पानी को बचाया जा सकता है और जो भूजल को भी सुधारा जा सकता है। ठीक, एनवायरनमेंट पे भी इसका अच्छा असर आएगा। ठीक है, चावल आप देख लेते हैं कि यहाँ पे चावल की बात हो रही है तो चावल के लिए कैसे उसके अनुकूल दशाएं चाहिए। देखिए, चावल भारत के अधिकांश आबादी का मुख्य भोजन है, स्वाभाविक है। यह एक खरीफ फसल जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान अर्थात 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान चाहिए और उच्च आर्द्रता अर्थात 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में धान की फसल उगाने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। दक्षिण राज्यों पश्चिम बंगाल में जलवायु परिस्थितियों की अनुकूलता के कारण चावल की 2 या 3 फसलों का उत्पादन किया जाता है। कहाँ पे? दक्षिण राज्यों में अनुकूल दशाएं होने के कारण वहाँ पे 2-3 फसलों का उत्पादन किया जाता है। पश्चिम बंगाल किसान चावल की 3 फसलों का उत्पादन करते हैं जिन्हें ओस, अमन और बोरो कहा जाता है। ध्यान रखना ये टर्मिनोलॉजी, जो पश्चिम बंगाल के जो किसान हैं उन्हें 3 तरह के खेती करते हैं। इसे दिखाता हूँ आपको, इस चीज़ को ध्यान रखने से इसको बोलते हैं ओस, अमन और बोरो, ये ध्यान रखना। पश्चिम बंगाल के किसान 3 तरह के करते हैं जिसे बोलते हैं ओस, अमन और बोरो। ठीक है, भारत में कुल फसली क्षेत्र का लगभग 1/4 चावल खेती के अंतर्गत आता है। अगर प्रमुख उत्पादक राज्य की बात करें तो पहले स्थान पे पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब है। पहले उत्पादक राज्यों में सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल उत्पादन करता है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पे पंजाब है। प्रीलिम यूपीएससी और पीसीएस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दोनों में बराबर मात्रा में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अधिक उपज देने वाले राज्य, अधिक उपज कहाँ दिया जाता है? तो पंजाब में सबसे ज़्यादा उपज होता है, तमिलनाडु में उसके बाद हरियाणा में इससे ज़्यादा, फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, क्रमशः पश्चिम बंगाल और केरल में उपज अच्छी होती है। भारत जो है चीन के बाद चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, मतलब चीन सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है, उसके बाद दूसरा कौन है? भारत है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। देखिए, हाल ही में उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 36 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए शेष 5 महीनों मई से सितंबर तक चावल और गेहूं के आवंटन में संशोधित किया है। ठीक है, जो चावल और गेहूं दिया है उसमें संशोधन किया गया। परिचय देखते हैं कि ये क्या है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में गरीब और संवेदनशील वर्ग की सहायता करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था। वित्त मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय, ध्यान रखना है, प्रीलिम से पूछा जा सकता है कि इसका नोडल मंत्रालय कौन है? नोडल तो वित्त मंत्रालय है।
प्रारंभ इस योजना की शुरुआत तीन माह के लिए किया गया था। अप्रैल, मई और जून 2020 में जब लॉकडाउन लगी थी तब 3 माह के लिए की गई थी। अवधि 3 माह की अवधि के लिए बढ़ाई गई, जिसमें 80 करोड़ राशन कार्ड धारक शामिल थे। 80 करोड़ राशन कार्ड धारक शामिल थे। बाद में इसे नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, इस योजना के चरण फर्स्ट और चरण सेकेंड क्रमशः अप्रैल से जून। पहला चरण कब से चला? अप्रैल से जून, और सेकेंड चरण चला जुलाई से नवंबर। ठीक है, तीसरा चरण मई से ये 2021 में आ गया। मई से जून 2021 में आ गया। ठीक है, तीन चरण हुआ ना। पहले चरण हो गया अप्रैल से जून, जब लोग कोविड था पहले फेज में, और दूसरा फेज आ गया जुलाई से नवंबर, और तीसरा फेज हो गया मई से जून तक संचालित था। चौथा चरण जो है जुलाई से नवंबर 2021 तक के दौरान संचालित किया गया। समय समय पर बढ़ाया गया। कहा जाता है कि इसमें जो है समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के प्रति चिंता और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PMJKAY प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को और 6 महीने के लिए अर्थात सितंबर 2022 तक छठा चरण बना के सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, इस योजना के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से पहले से ही प्रदान किए गए 5 किलोग्राम अनुदानित खाद्यान्न के अलावा, मतलब जो पहले से PDS के अंतर्गत 5 किलो अनुदानित खाद्यान्न दिया जा रहा था, उसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत 5 किलोग्राम अतिरिक्त अनाज, मतलब गेहूं और चावल, अर्थात दोनों में से कोई एक, गेहूं या चावल, मुफ्त में उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इस नए संस्करण में महत्वपूर्ण घटकों में से एक का अभाव है, जो 2020 के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में उपस्थित था। हुआ था NFSA के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार के लिए प्रति माह 1 किलोग्राम मुफ्त दाल, जो शुरुआत में दिया जा रहा था, उसको अभी नए संस्करण में बंद कर दिया गया, जिसे कह सकते हैं कि इसे नहीं दिया जा रहा है। अब देखते हैं कि इसमें खर्च कितना आ रहा है। अभी देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 1 से 5वें चरण में अभी लास्ट चरण को छोड़ के सरकार को 2,60,000 करोड़ रुपए का खर्च आ रही है इस पर। ठीक है, इस पे, और 5वें चरण में केवल 53,344 करोड़ रुपये का अनुमानित अतिरिक्त खाद्य सब्सिडी होगी। यह अब है। नेक्स्ट है भारत का पहला ग्रेन आधारित इथेनॉल बिहार सरकार द्वारा इसको शुरू किया गया। देखिए, मई 2022 में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा बिहार में भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन अनाज, ध्यान रखना है, क्या है, भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया। इस प्लांट की स्थापना ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की गई, जो एक शून्य तरल निर्वहन अर्थात जीरो लिक्विड डिस्चार्ज संयंत्र है। देखते हैं जीरो लिक्विड डिस्चार्ज क्या है। तो शून्य तरल निर्वहन एक अपशिष्ट जल प्रबंधन रणनीति है, जो तरल अपशिष्ट को समाप्त कर जल उपयोग दक्षता में वृद्धि करती है। यह संयंत्र 15 एकड़ भूमि पर बनाया गया है, जो प्रतिदिन 150 टन मक्का और चावल का उपयोग करके प्रतिदिन 65,000 लीटर इथेनॉल का उत्पादन करने में सक्षम है। ठीक है, यह उप उत्पाद बाय प्रोडक्ट के रूप में DDGS अर्थात डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रेन्स विथ सोल्यूबल्स का भी उत्पादन करेगा, जिसे जानवरों के चारे के लिए बेचा जाएगा। ठीक है, इसका बाय प्रोडक्ट के रूप में जो निकलेगा DDGS, उसका उपयोग कहाँ किया जाएगा? जानवरों के चारे के रूप में किया जाएगा। यह संयंत्र ईंधन की जरूरत को पूरा करने के लिए गन्ना, मक्का और चावल का उपयोग करके एथेनॉल उत्पादन करने में बिहार की मदद करेगा। अर्थात ये कहना है, जैसे गन्ना, मक्का और चावल का उपयोग करके एथेनॉल उत्पादन में बिहार की मदद करेगा। किसमें? तो ईंधन संयंत्र की जरूरत पूरा करने के लिए। एथेनॉल एक स्पष्ट रंगहीन कार्बनिक एक तरह का अल्कोहल है, जिसका उपयोग वैकल्पिक ईंधन स्रोत के अलावा रासायनिक विलायक के रूप में और कार्बन यौगिक संश्लेषण में किया जाता है। पेट्रोल में भी इसका एक मात्रा दिया जाने का प्रस्ताव है, जो कि भारत लक्ष्य वर्ष 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल का मिश्रण करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।